चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। किसके बारे में पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ के प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ जो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश से मतलब इसके पहले जो शासन था मराठा शासन था, उसके बाद 1854 से 1947 हम लोग जो अंग्रेज़ों द्वारा क्या हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से मतलब उनके द्वारा डायरेक्ट मतलब शासन किया गया, इसके बारे में बताऊंगा। ये छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का पार्ट है। और इसके पहले जो दो तीन वीडियो और डाल चुका हूँ जो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, मतलब छत्तीसगढ़ का। उसमें जो मराठा का है उसका पूना, फिर मराठा शासन का है, फिर है, और उसमें सूबेदार व्यवस्था भी, और जो जो आंग्ल और ब्रिटिश का दोनों मतलब ब्रिटिश शासन हुआ था दोनों मिल के किए थे, उसका जो आंग्ल ब्रिटिश व्यवस्था लाया था उसको मतलब उसके बाद ये वो भी था, और फिर इसके बाद ये आया है। तो चलिए इसमें अब बताता हूँ मैं। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश का अंग्रेज़ों का शासन था 1854 से 1947, देश के आज़ाद होने तक इनका जो शासन, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इनका प्रभाव रहेगा। ठीक है, याद रखना। अब कुछ थोड़ा महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। जो मराठा इसके पहले थे मराठा शासन था 1830 से 1854 में। अब हुआ क्या, तो 1853 में एक रघुजी तिथि नाम के कहाँ के मराठा शासक थे। रघुजी तिथि के कहाँ मतलब मराठा शासक, उनका जो मृत्यु हुआ था वो दिसंबर 1853 के करीब उनका हुआ था मृत्यु। 11 दिसंबर कुछ है, वहाँ उनका मृत्यु हुआ था। कहाँ? रघुजी तिथि का मराठा जो शासक थे वहीं आपका नागपुर कहीं आसपास एरिया में हुआ होगा। तो ये क्या थे? निसंतान थे। निसंतान तो मतलब पुत्र तक नहीं, इसका इनका कोई नहीं था, पुत्र नहीं थे। तो अभी एक डलहौजी आए, भारत के जो गवर्नर जनरल बन के आए, भारत के गवर्नर जनरल बन के आए। कौन? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो इनकी एक नीति थी हड़प नीति। हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जिसको बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जिसको बोला जाता है। उसके तहत ये क्या करता था, ये इसका हड़प नीति के तहत क्या करता था, जो मतलब जिसका जो क्षेत्र में कोई इस रियासत है वह राजपाट चलता है, तो अगर मान लो वहाँ राजा उजा नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको अपने हड़प नीति के तहत उसको हड़प लिया जाता था। ऐसा मतलब नीति बनाया था। तो इसी नीति के तहत इसने क्या किया, नागपुर का रघुजी तिथि का कोई पुत्र तो नहीं था, निसंतान था। तब क्या हुआ, जो नागपुर का जो राज्य को, तो चलिए इसमें बताता हूँ। तो मैं बता रहा था इसमें ब्रिटिश जो सम्राट डलहौजी का जो था वो जब्ती के सिद्धांत में मतलब वो और दूसरे को हरा। तो नागपुर को ना उस टाइम में 1854 में क्या हुआ, क्या किया गया, इसका जो रघुजी तिथि का में उसका वो नहीं था, बेटा उटा नहीं था, तो उसको हड़प लिया 1854 में। वो भी लगभग दिसंबर टाइम में, 13 मार्च 1854 को इसका नीति लाया था। फिर वो दिसंबर लगभग जनवरी हाँ मतलब 1854 में इसको हड़प लिया, मतलब नागपुर को अपने अधीन में कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य को। ब्रिटिश साम्राज्य को अधीन करने के बाद क्या हुआ, तो अब जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन में आ गया। अब ये लेकिन ये इसमें ये भी था कि मतलब हम लोग का भले ही मतलब अंग्रेजों के अधीन था 1854 तक 54 में, लेकिन ना जो जो हम लोग का जो शासन था जो मराठा अधीन था वो लगभग 31 जनवरी 1855 तक मतलब मराठा लोग उसमें गोपाल और लास्ट जो थे मतलब जो जिलेदार थे उनके मतलब अधिकारी जो था वो मतलब जो मराठों का वो शासन कर ही रहा था, उसको बंद नहीं किया गया था। 1 फरवरी 1855 से फिर वो मराठों को सौंप दिया गया, फिर वो ब्रिटिश प्रतिनिधि के द्वारा फिर इसको प्रशासन अनुशासन किया गया। इसको याद रखना, ठीक है। तो औपचारिक रूप से देखोगे ना, ब्रिटिश साम्राज्य जो के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ है 1854 में है, इसको याद रखना। और ब्रिटिश संरक्षण काल भी एक है, ब्रिटिश संरक्षण काल में आपका उसके संरक्षण काल में उसके अधीन थे कौन? मराठा। तो उसी के अधीन के मतलब रहते हुए शासन किया है 1818 से 1830 तक, इसको भी याद रखना। और ये था हमारा 1854 से 1947 तक, पूरा आज़ादी तक ये लगभग अंग्रेजों का शासन है। उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या क्या विकास किए, लोग डेवलपमेंट की कोई व्यवस्था लाया, कोई नल सुविधा, जेल सुविधा, पुलिस सुविधा और डाक व्यवस्था, जो तहसील गठन किया है, ये सब इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो चलो मैं इसमें बताता हूँ। तो पहला इनका जो एक
कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में संबंधित जानकारी दे देता हूँ। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये सब अब मुख्यालय इनका था कहाँ, रायपुर में, इसको याद रखना। ये कहाँ से चला रहे थे, ये रायपुर से चला रहे थे, इसको याद रखना। हर चीज़ को लिखूंगा नहीं, कुछ चीज़ को बोलना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। एक जो हम लोग का जो डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए थे प्रथम, चार्ल्स एलियट, वो लिख देता हूँ। जो डिप्टी कमिश्नर एवं सहायक डिप्टी कमिश्नर, सहायक कमिश्नर कौन थे भैया, सहायक कमिश्नर थे, इसको याद रखना, इनकी नियुक्ति। ठीक है, इसको याद रखना। डिप्टी कमिश्नर एवं सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई उस टाइमिंग में। और जो जिलेदारी व्यवस्था थी, जिलेदारी जो जिलेदार उन लोग का शासन था मराठा लोग का, तो उसको 2 नवंबर फिर एक नया जिलेदार मतलब व्यवस्था प्रारंभ हुआ था उस टाइमिंग में 1861, 2 नवंबर 1861 में एक जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ हुआ। इसको याद रखना, 2 नवंबर 1861 को ये डेट रहा, आप याद रखना, ठीक है। अभी इसी के अंतर्गत अभी थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। अब जो इसका मुख्यालय था, एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुआ, एक सहायक कमिश्नर नियुक्त हुआ उस टाइमिंग में, इसको चलाने के लिए। मतलब हमारे रायपुर से मतलब प्रशासन चल रहा था, मुख्यालय इसको बनाया गया था, मेन मतलब हेड रायपुर था। अब कौन नियुक्त हुए थे, पहला तो ये चार्ल्स सी इलियट, इलियट आप लोग याद रखना, चार्ल्स सी इलियट, ये 1854 से लेकर 1862 तक, इसको याद रखना। 1854 से 1862 तक इसको आप लोग क्या करिएगा मतलब याद रखिएगा। 54 में इधर 6 जुड़ गया, फिर 6 2 8 साल, लगभग 8 साल इनके द्वारा क्या किया गया, शासन किया गया, इसको याद रखना। प्रथम डिप्टी कमिश्नर था ये, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट। फिर इसके बाद जो अतिरिक्त डिप्टी सहायक कमिश्नर था, तो अब इसमें 2 जगह देखो, जो अतिरिक्त उस टाइमिंग में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर एक नियुक्त किया था, अतिरिक्त डिप्टी सहायक कमिश्नर। जो सहायक कमिश्नर थे तो 2 जगह थे, बिलासपुर था हमारा उस टाइम में, 2 जिले ही बस थे, बिलासपुर, 2 जिले को ही पूरा वर्णन है, बिलासपुर में गोपाल राव, जो जिलेदार थे अंतिम, गोपाल राव, इसको याद रखना। अब रायपुर से कौन थे, रायपुर से एक थे मोबिब उल हसन, कौन थे भैया, हसन थे, तो इनको याद रखना। इन्हीं को नियुक्त किया गया, क्या नियुक्त किया, सहायक के रूप में, डिप्टी कमिश्नर के रूप में। एक था डिप्टी कमिश्नर ये चार्ल्स इलियट, पहला व्यक्ति था। और राज्य के प्रत्येक जिले में क्या था, डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। बाद में जब बदलते गया, तुरंत नहीं, विलय पश्चात चार्ल्स डिप्टी कमिश्नर पहला था, फिर बाद में जिले में बटा ना, तो हर जिले में डिप्टी कमिश्नर था। जो डिप्टी कमिश्नर आपका जिला दे सभी कलेक्टर का, वही है। अब चलो इसमें बताता हूँ इन लोग का एक पुलिस व्यवस्था कैसी थी। पुलिस व्यवस्था कैसी थी इसको बताता हूँ इसमें। अब पुलिस व्यवस्था, इसमें इन लोगों ने पुलिस विभाग को 4 भागों में बांटे थे। पुलिस विभाग को जो ये सितंबर और ये 1856 में 4 भागों में बांटे थे। छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटे थे, इसको याद रखना, ये ऐसे 4 रखना। पहला था आपका रायपुर सदर, दूसरा था रायपुर तहसील,
कौन था भैया? रायपुर तहसील। एक था सदर जगह का नाम है अलग है रायपुर में। एक धमतरी था, 3rd नंबर का धमतरी। धमतरी भी क्या था? तहसील था। ये सब तहसील थे देखो। एक था रतनपुर तहसील। ठीक है, इसको याद रखना। जो 4 भाग में बांटे थे पुलिस विभागों को, रायपुर सदर में और रायपुर तहसील, धमतरी तहसील, रतनपुर तहसील। अब इसमें देखो जिले उस टाइम कितने थे? दो जिले थे, इसको याद रखना। अब 1800 वो बाद में बने, ये तो अभी उसके पहले का शासन है। अभी सिर्फ तहसीलों के द्वारा क्या हो रहा है? शासन चल रहा है। जैसे धमतरी और रतनपुर ये सब तहसील थे। ये जनवरी में देखो 1858 में इसमें क्या गया? एक पंजाब का जो पंजाब पुलिस मैनुअल लाया गया। जो पंजाब का जो क्या पुलिस मैनुअल लाया गया। पुलिस मैनुअल हमारे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। अब इसके तहत क्या होता था? जो पुलिस को क्या, पुलिस वाले लोग को मतलब क्या बिना ड्रेस के मतलब नहीं रहेंगे, पोशाक, हथियार, ड्रिल सब उसके पास नियम हम बना के मतलब उन लोग बनाएंगे उनके लिए। पोशाक भी रहेगा, हथियार कैसा रहेगा, ड्रिल मशीन सब उनके अनुसार बनाएगा। इसको याद रखिएगा। अभी इस टाइमिंग क्या हुआ? जो 1862 में नवीन सुधार के तहत क्या हुआ? एक तो पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया, जो वर्तमान में जो पुलिस अधीक्षक रहता है, एक सहायक अधीक्षक नियुक्त किया गया। और प्रत्येक थाने में एक थानेदार के और उसका सहयोगी भी नियुक्त किया गया। हर थाने में एक थानेदार रहेगा मतलब टीआई, और उसके कुछ एक आध 2 लोग उसके सहयोगी भी नियुक्त किए गए उस टाइमिंग में। कहाँ किया गया? 1862 में, जब जिला उला बना ना तब उसी टाइम किया गया। इसको याद रखना, 1862 में। अब पुलिस मैनुअल जो ड्रेस व्रेस दिया गया पुलिस लोगों को, ये आपका ये 1858 इसमें उसका वर्दी का सबको हथियार को मतलब इसमें नियम हम बनाया गया 1858 में। अभी 56 में क्या किया? इसमें जो तहसील वसील थे उसमें क्या व्यवस्था? 4 भागों में पुलिस को बांटा गया था। पुलिस को 4 भागों में बांटा, इसको याद रखना। ठीक है। अब जमींदार क्षेत्रों में क्या होता है? जो जमींदारों द्वारा की जाती थी, जो मतलब जो जमींदार क्षेत्र थे वहाँ पुलिसगिरी कहाँ कौन कहता था? जमींदार करता था। कौन करता था? जमींदार करता था। और सिपाही कौन था? बरकंदाज। उस टाइम का सिपाही को क्या बोलते थे उस टाइम में? बरकंदाज। बरकंदाज को क्या बोलते थे जी? सिपाही बोलते थे। एक बात है, सिपाही था, इसको याद रखना। ठीक है। इसके बाद है तहसील व्यवस्था। चलो तहसील के बारे में बताता हूँ। इसमें एक वीडियो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये लग रहा है 2-3 वीडियो लगेगा। तो तहसीलदारी जो हम लोग अभी वर्तमान में तहसील व्यवस्था है चलता है, वो 1854 में चालू हुआ था। 1854 में चालू, जब ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के पश्चात हुआ। जब ब्रिटिश ने हम लोग जैसे ही मतलब एंट्री किए छत्तीसगढ़, तो अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में पहला तो यही व्यवस्था लाया गया, तहसीलदारी व्यवस्था। ये पहला अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, पहला व्यवस्था था। 1854 में ये आया था। ठीक है, इसको याद रखना। फिर तहसील जो 1854 के समय में 3 तहसील उस टाइम में बनाया गया था। 3 तहसील उस टाइम में बनाया गया। जब 1854 में कितने तहसील थे? 3 तहसील थे। फिर उसके बाद ना ये देखो बताता हूँ, जो नवागढ़ और धमधा था, वो देखो 3 तहसील में कौन कौन थे इसमें? एक तो रायपुर था, रायपुर रतनपुर, एक था धमतरी, 3 थे तहसील। ये सभी 1854 में बने थे। ठीक है, तीनों क्या थे? 1854 में ये तीनों बने थे, इसको याद रखना। फिर 2 तहसील और बने 57 में। 1857 ये लगभग फरवरी के आसपास में, 1 फरवरी को क्या में बने इन लोग? 2 और बने, एक तो नवागढ़ और धमधा। नवागढ़ और धमधा क्या अब दुर्ग में, बाद में दुर्ग को चेंज कर दिया गया नाम, इसके परिवर्तन की, इसको याद रखना। ठीक है। अब जो ब्रिटिश के जो डिप्टी कमिश्नर थे, उसको प्रशासनिक कार्य में सहायता के लिए जो तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी 1854 में। तो तहसीलदार को क्या किया गया? उसको दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार दी थी। इसी तहसीलदार को, जो तहसीलदार था, कौन था भैया? तहसीलदार। अब इसको क्या क्या अधिकार है? दीवानी और क्या है? फौजदारी।
दीवानी और फौजदारी व्यवस्था दोनों दे दी, इसको याद रखना। ठीक है, पहला तो दीवानी और फौजदारी दोनों व्यवस्था इसको क्या की, इसको दे दी गई, इसको याद रखना आप लोग। अधिकार उसका प्रदान किया। अब परगनों का पुनर्गठन, इन लोगों ने क्या किया, जो परगना पद्धति था मराठा का जो चल रहा था, है ना, वो परगनों का क्या किया, पुनर्गठन उठन करके उसको सुधार करके उसको क्या किया गया। तो वहाँ एक जो परगना में क्या इन लोग क्या किए, परगना जो क्षेत्र एक अलग क्षेत्र चल रहा था, इसमें जो कमाविजदार था, पहले कमाविजदार था, इनके साथ समकालीन मध्यकालीन में मराठों कालीन में, उसके स्थान पर नायब तहसील कर दिया। इसका अधिकारी कौन बना, नायब, जो अभी तहसीलदार बनता है, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। और उसमें जो तहसील व्यवस्था में जो मेन तहसील था, उसमें तहसीलदार की नियुक्ति की, उसको दीवानी फौजदारी उसमें दोनों लिखे। और परगना में कौन बैठा था, नायब तहसीलदार, इसको याद है। जो अभी वर्तमान में जो नायब तहसीलदार होते हैं परगना के अंतर्गत बना, मतलब उनके जो क्षेत्र थे उसी टाइमिंग का था। और ये पद था क्या था, भारतीय लोगों के लिए आरक्षित था। मतलब जो पद था ना, ये जो नायब तहसीलदार की नियुक्ति भारतीय लोगों को उस टाइम में सारे मतलब शामिल करते थे। और उस टाइम में जो परगना बनाए गए थे वो मारो और बीजापुर था, और सिमगा और गुलू, 4 थे। देखो उस टाइम में इन लोगों ने परगना बनाया था। परगना का नाम बता दे, परगना का नाम तो मारो, सिमगा था, मारो, सिमगा और गुलू बीजापुर, और बीजापुर। ठीक है, इसको याद रखना, मारो, सिमगा, गुलू और बीजापुर, इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, तहसील के प्रमुख अधिकारी थे। तहसील के प्रमुख अधिकारी कौन थे, नायब तहसीलदार, एक सियानवीस था, एक कानूनगो था, एक मुहर्रिर था। कौन कौन थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सियानवीस, कानूनगो और मुहर्रिर। कितने लोग हैं, 5 लोग थे उस टाइम के तहसील के अधिकारी। इसको सब याद रखना आप लोग। चलो जेल व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ। अब जेल व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। इसमें जेल व्यवस्था में क्या था, तो रायपुर में तो उस टाइम में केंद्रीय जेल का निर्माण करवाया। किस टाइम में, उसी टाइम में जो केंद्रीय जेल कहाँ है आपका, उसी टाइमिंग का बना हुआ है रायपुर में। केंद्रीय जेल का निर्माण का रायपुर में, इसको याद रखना। और डिप्टी कमिश्नर कौन थे इसमें, वही इलियट ने, उसी ने जेल प्रशासन में सुधार उधार करवाए थे। अब सुधार इसने क्या किया, जेल तो बन गया, अब सुधार को क्या क्या हुआ, मतलब सुधार में अब देखिए इसमें, तो इसने सुधार में क्या किया, वो जो कैदियों का अंदर में क्या कहते हैं राशन उसन सब उसमें देना चालू किया। जो मेस उस प्रारंभ किया उसमें, मतलब कैदियों को पहले उतना राशन उसन नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने क्या किया, राशन उसन देना चालू किया उन लोगों को, कैदियों को भोजन वोजन के लिए। और इसने ये दी ये भी उस टाइम में इन लोग को डिसाइड किया था, जब सुधार हुआ था जेल का, तो इसने सुधार किया कि कैदियों की जो कैदियों की मतलब संख्या के आधार पर मतलब उसके भवन का मतलब विस्तार किया जाता है, मतलब किया जाना। मतलब अब ये नहीं कि अब जनसंख्या मतलब कम है ना, बड़ा बड़ा बना रहे हो, ऐसा नहीं। मतलब जनसंख्या जितना मतलब के हिसाब से कितना पब्लिक है उस हिसाब से मतलब थोड़ा रहने लायक मतलब बनाया जाए, ऐसा मतलब उस टाइम के इसने आइडिया दिया था। अब बिलासपुर में भी जेल की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में आपका बिलासपुर जेल बना। बिलासपुर, ये इधर का जेल बड़ा है ना बिलासपुर, और इधर रायपुर का जेल। इधर हम लोग का कोरबा और बचे, तो इधर छोटे मोटे कवर्धा का ये उप जेल में आते हैं, और मेन जेल टाइप के इन लोग हैं, बड़े उससे बड़े जेल हैं। जब ज़्यादा बड़े अपराधी टाइप के होते हैं तो उसको बड़े जेल में रखते हैं उसको, क्योंकि भागना उसका मुश्किल होता है ना, और बड़े बड़े दीवार हैं, उसको कहाँ पर लांग पाएगा उसको। अब इन्होंने क्या किया, इसी ने क्या किया 1862 में, अरे इसको 85 कर दूँ, हाँ ठीक, तो 85 में किया था। ये बात कैसे में लिख दूँ, अब जेल व्यवस्था बता रहा था, तो क्योंकि उस टाइम में सुधार हुए, मतलब हम लोग का एक पूरा 100 साल का लगभग है एरिया, मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों का। तो 1862 में एक कैदियों को क्या किया, इसने एक सिविल सर्जन की स्थापना की। सिविल सर्जन की मतलब उसके देखभाल के लिए, किसकी देखभाल के लिए, सिविल सर्जन की देखभाल के लिए क्या की, एक नियुक्ति की है देखभाल के लिए कैदियों।
कैदियों की देखभाल के लिए सिविल सर्जन की नियुक्ति की थी, इसको याद रखना है। अब कहीं इसमें ऐसा रूल था, 1 वर्ष से अधिक सज़ा पाने वाले, जैसे 1 वर्ष से जो कोई अधिक सज़ा पाने वाले व्यक्तियों को, कैदियों को नागपुर कारागार में भेजा जाने लगा। क्या बोल रहा हूँ, नागपुर के कारागार में क्या करने लगे इन लोग, भेजने लगे। जो 1 वर्ष से ज़्यादा सज़ा पाने वाले जो कैदी थे उसको नागपुर में भेजने लगे, क्योंकि यहाँ उतना लेवल था ना, ये छोटे लेवल में था। फिर उसके बाद में उधर नागपुर में शिफ्ट करते गए। अब जिला मुख्यालय में एक जो हम लोग का जहाँ मुख्यालय था, जिला मुख्यालय, मान लो जहाँ जहाँ मतलब जिला बना था, 2 तो जिले थे उस टाइम, बिलासपुर और रायपुर। तो दोनों जिलों में क्या किए थे, लॉकअप सुविधा रखे हुए थे। कौन सी सुविधा, लॉकअप सुविधा रखा हुआ थे। ठीक है, इसको याद रखना। अब एक इन्हीं समय एक घटना हुई थी 1902 नवंबर को। ये हो चुका है ना। और जो मध्य प्रांत का निर्माण 2 नवंबर 1861 को, और इसी टाइमिंग में जिला भी बना छत्तीसगढ़ में, और संभाग व्यवस्था भी बना। इसको याद है, जिला भी बना, संभाग भी बना छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में निर्माण हुआ दोनों चीज़। अब 2 नवंबर 1861 को क्या बना, ये भारत शासन ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, तो 3 क्षेत्र को मिलाया। ये तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को मिलाया। कहाँ मिलाया, आपका एक में मिलाया, और उसको मध्य प्रांत बनाया गया। इसके मतलब इसमें राजधानी थी नागपुर। मध्य प्रांत का गठन 1861 में। इसमें 3 जिले थे, मैं बताया, MP, महाराष्ट्र, हमारा छत्तीसगढ़, 3 जिले थे इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी थी आपका नागपुर। नागपुर क्या था इसकी राजधानी, इसको याद रखना। ठीक है। अब जिलों का भी उसी टाइम में निर्माण हुआ। दो इसी दिन ना जिला भी बन गया इसका। 3 जिले बनाए थे उस टाइम में। और जो हमारा संबलपुर था इसी के क्षेत्र में आता था। और जो हमारा जो ऊपर का जो सरगुजा संभाग था उस टाइम में मध्य प्रांत के एरिया में आता था, इधर का क्षेत्र था। तो चलो मैं बताता हूँ इसमें। तो मध्य प्रांत के जब गठन के समय 3 जिले थे। मध्य प्रांत जब गठन हुआ 1861 में, तो 3 जिले थे हमारे छत्तीसगढ़ में उस टाइम में 3 जिले थे। और 3 जिले में कौन कौन थे, पहला तो बिलासपुर, क्या था जी, बिलासपुर, फिर रायपुर, और तीसरा था संबलपुर। बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर था, इसको याद रखना। और कमिश्नरी थी उस टाइम में संभाई 1862 में जो कमिश्नर बना, जो कमिश्नरी व्यवस्था लाया, संभाग व्यवस्था लाया, तो 1 साल बाद आया जस्ट उसके 1862 में आया संभाग व्यवस्था। संभाग व्यवस्था कब लाएगा, 1862 में, इसको याद है। अब मध्य प्रांत को एक संभाग बनाया गया, जो मध्य प्रांत था उसको संभाग बनाया गया, जिसका संभाग मुख्यालय क्या था, रायपुर। मुख्यालय क्या था जी, रायपुर था, इसको याद रखना। ठीक है, समझ गए इसको। चलो अब इनका जो राजस्व व्यवस्था कैसा था इसको बताते हैं। इसमें एक वीडियो में नहीं बनेगा, मेरे को लग रहा है, तो इसको 2-3 वीडियो में बनाना पड़ेगा। अभी उस टाइम में इन लोग का राजस्व व्यवस्था कैसा था। चलो भौगोलिक थोड़ा बता देता हूँ इसका, भौगोलिक संरचना कैसा था। भौगोलिक इसका संरचना कैसा था उस टाइम में, जब ये लोग अंग्रेजों का जब शासन था, कैसा था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कुछ इस तरह से था, देखो इसमें थोड़ा चित्र बना दे रहा हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़। तो ये एरिया को तो छोड़ दो आप, है ना, ये आपको उधर मिल जाएगा, ये आपका मध्य प्रदेश वाले एरिया में आ जाएगा। तो ये बिलासपुर, और ऐसे करके ये कटा हुआ था, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये नीचे का कुछ और क्षेत्र था ये। अब यहाँ बगल में ना 5 यहाँ बगल में थे, इधर 5 जिले थे यहाँ बगल में, यहाँ 5 जिले थे यहाँ।
कितने जिले थे? 5 जिले थे। इधर वाला जो इधर 5 जिले इसमें थे, जो चाम बकार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर। जसपुर, उदयपुर, सरगुजा, कोरिया और जाम बकार उस टाइम में थे, जब भौगोलिक संरचना 1905 में, जब इसको विभाजन कर रहे थे, बंगाल विभाजन के टाइम। तो मध्य प्रांत के जो छत्तीसगढ़ वाले भाग में शामिल किए थे, इसका जो क्षेत्र को अलग किए। तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, ये ऐसे छत्तीसगढ़ इधर था, ये ऊपर का नहीं था ये। तो इसको, ये वाले पार्ट को, इसको हटा के उड़ीसा में जोड़ दिए, और ये ऊपर का हिस्सा को हमारे छत्तीसगढ़ मिला ले, जो आपका बंगाल प्रांत का हिस्सा था, तो इसमें सम्मिलित कर दिए। तो हमारा जो इधर का जो क्षेत्र था, ये पटना था, सोनपुर, एक रायखोल था, बामरा, कालाहांडी। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी, इसको याद रखना। और 1861 तक मतलब ना जिले बन चुके थे। 2 नवंबर 1861 तक बिलासपुर, संबलपुर और रायपुर 3 जिले बन चुके थे, इसको भी याद रखना। अब इन जो मध्य प्रांत के जो छत्तीसगढ़ वाले भाग में जो छोटा नागपुर, जो मध्य प्रांत के जो छत्तीसगढ़ वाले भाग में जो बंगाल प्रांत का था, जो छत्तीसगढ़ से जो पृथक करके जो बंगाल प्रांत के उड़ीसा में जो क्षेत्र में शामिल किया गया था। अब इसमें जो छोटा नागपुर का था और झारखंड वाले क्षेत्र के, उनके 5 रियासत को, इसके ऊपर में छोटा नागपुर वाला क्षेत्र था और बंगाल रियासत, उसको क्या करके यहाँ कोरिया और चांगबका, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर को छत्तीसगढ़ में इसमें शामिल किया गया था। इसको याद रखना। छोड़ो, अब ये हो गया इसका काम का, अब नहीं है। अब राजस्व व्यवस्था कैसा था इसको बताता हूँ इसमें। तो 3 भाग थे उस टाइम में, इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को 3 भाग, मतलब राजस्व व्यवस्था 3 भाग में इन्होंने बांटा गया था। कितने भाग में? 3 भाग में। तो 3 भाग ये सब लिख देता हूँ। ये देखो, ये दूसरा था, ये थर्ड था। तो पहला था ताहुतदारी व्यवस्था। ताहुतदारी व्यवस्था, इसको याद रखना। क्या था जी? ताहुतदारी व्यवस्था। ये था आपका खालसा क्षेत्र। क्या था जी? खालसा क्षेत्र था, इसको याद रखना। ये था भैया जमींदारी व्यवस्था। क्या था भैया? जमींदारी व्यवस्था था, इसको याद रखना। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? ताहुतदारी व्यवस्था, खालसा क्षेत्र, जमींदारी व्यवस्था। कौन सा क्षेत्र? ताहुतदारी व्यवस्था, खालसा क्षेत्र और जमींदारी व्यवस्था, इसको याद रखना। अब इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग का मेनली तो ताहुतदारी व्यवस्था ही प्रचलित था ज़्यादा, जो अंग्रेजों टाइमिंग में, और जो खालसा भूमि थी वो बहुत कम मात्रा में थे, और जमींदारी व्यवस्था में, और उसका कुछ क्षेत्र फल था उनका। अब इसमें ये जमीन किसको बोला किसे जाता है उसको बता देता हूँ, है ना। तो जमीन जो है किसको किसको, मतलब किसमें बोला किसको जाता है उसको बता रहा। तो ये जो ताहुतदारी व्यवस्था है क्या होता है, जो पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में। तो ये राजस्व सुधार की पद्धति थी, राजस्व सुधार की पद्धति थी। इसको पहले एक वीडियो में बताया था। इसमें क्या किया जाता था, कोई बंजर भूमि, ऊसर भूमि रहता था ना, उसको ना, जैसे रेतीली भूमि रहेगा, उसको क्या करते थे उन लोग ना, वहाँ के स्थानीय लोगों को ले लेते, किसी क्षेत्र को पहले चुन लेते थे जो बंजर भूमि को। अब उसको वहाँ के किसान या जो भी को, उनको आदमी लोग को लेके उसको उपजाऊ बनाया जाता था उस जमीन को। अब जो उपजाऊ बन गया, अब कृषि करने के लायक हो गया, तो वही क्या था आपका ताहुतदारी व्यवस्था था। समझ गए? वही क्या था? ताहुतदारी व्यवस्था, सुधार करने वाला, मतलब जमीन को। ठीक है। अब खालसा क्षेत्र क्या था? सरकारी भूमि था। ये सरकारी भूमि था, ये इसको याद रखना। सरकारी था ये, शासकीय था ये, सरकारी भूमि था ये। जो जितना जो खालसा क्षेत्र बोला जाता है सरकारी था। अब इसमें जो किसान के द्वारा, जो किसान या फिर गोटियों के माध्यम से, जो गोटियाँ थे उस टाइम पे, जो ग्राम का जो प्रमुख होता था गोटियाँ, तो उनको वो क्या उनके माध्यम से क्या होता था, गोटियों के माध्यम से क्या करते थे, सीधे सरकार को भूमि जो टैक्स पटाते थे। भूमि का जो टैक्स सरकार जो पटाती थी, मतलब जो आम आदमी जो पटाता था उस टाइमिंग में गोटिया की मदद से टैक्स अदा करते थे इसी सरकारी भूमि के लिए। इसको याद रखना। यह था जमींदारी व्यवस्था था, जमींदारी व्यवस्था लिखते हैं, जमींदारी था। तो जमींदारों के अधीन में ये जो था, जो क्षेत्र है, ये जमींदारों के अधीन में था और संपूर्ण जिम्मेदारी जमींदार की होती थी इस टाइम में। और वो क्या करता था, वो जमींदार भू राजस्व संबंधित जो धन उन इकट्ठा करके क्या करता था, तो अंग्रेजों को दे देता था। समझ गए?
अंग्रेज़ों को देता था, वही उसका काम था डेली का, मतलब वीकली नहीं। इसको याद रखना इसमें, समझ गए। अब चलिए इसमें का ये बताता हूँ इसमें क्या क्या मतलब जो ताहूदारी व्यवस्था कहाँ कहाँ कब कब लाया गया था। इसको पहले एक और वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मेरे को इसको अभी कंप्लीट करना था। एक याद रखना, सैंडिस द्वारा लाया गया था। सैंडिस नाम का व्यक्ति था, सैंडिस था, ये अधीक्षक था जब वो शासन चल रहा था। अधीक्षक वाला जो ब्रिटिश के अधीन जो मराठा शासन कालीन था, तो सैंडिस द्वारा ताहूदारी लाया गया था। दो लाया गया था, दो। तो इसमें कौन था, एक तो लोरमी था, एक था तरिंगा। लोरमी और तरिंगा, एक 1826, एक 1828। इसको याद रखना, 1826 1828 दो। एक दूसरा नंबर में इसको याद रखना, रघु जी थर्ड नंबर का, रघु जी थर्ड नंबर में थे, इसको याद रखना। इसके शासनकाल में भी आया, इसने दो ठो इसने भी किया। इसने किसको, जो सिरपुर और लवन, इसको किसको किया भैया, सिरपुर और लवन को। एक 1843 में इसको किया सिरपुर को, 1848 में इसको किसको किया भैया, सिरपुर और लवन एरिया। इसको लवन आप सब मेरे ख्याल से बलौदा बाजार में, ठीक है, इसको याद रखना। एक थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर में एक चार्ल्स इलियट द्वारा, इसको मैं बता चुका हूँ। इलियट जो अभी डिप्टी कमिश्नर था पहला, इलियट द्वारा किया गया। ये आपका संझारी, तीन ठो मतलब इसके द्वारा किया गया, संझारी, और एक था आपका खल्लारी, खल्लारी जगह का नाम है, और एक आप था सिहावा। संजारी, खिल्लारी और सिहावा। तो ये आपका देखिए इसमें जो टाइमिंग था इसका, इनका जो टाइमिंग था 1858 में, ये तीनों का 1858 में तीनों का किया गया। इसने किया चार्ल्स इलियट ने, इसको याद रखना। ये सभी 8 वर्ष तक चले। कितने वर्ष तक, 8 वर्ष तक इन लोग का प्रशासन चल रहा था। जो अंग्रेजों ने एक तीसाला बंदोबस्त आरम्भ किया था। तीसाला बंदोबस्त कितने 8 वर्षों तक चला था, इसको याद रखना। उसके बाद बिलासपुर में भू राजस्व व्यवस्था चालू 1868 में। 1868 में बिलासपुर में भू राजस्व व्यवस्था चालू, इसको याद रखना। चलो मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बताऊंगा। तो प्रथम बंदोबस्त रायपुर में 1862 में। एक तो बिलासपुर में चालू हुआ जो बंदोबस्त बता रहा भू राजस्व, एक रायपुर, 2 जगह लाया गया, इसको याद रखना। ठीक है, चलो फिर